हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 32वीं है। इससे पहले हम 31 क्लासेस से कर चुके हैं। सो आई होप आपकी वीडियो पसंद आए। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शासक कुतुब मीनार के पास अलाई मीनार बनाना चाहता था लेकिन उसे पूरा नहीं कर सका? तो कौन सा शासक था जो कुतुब मीनार के पास अलाई मीनार बनाना चाहता था? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है ना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी। ये कुतुब मीनार के पास अलाई मीनार बनवाना चाहते थे, ठीक है, लेकिन इसे पूरा नहीं कर सकी। तो अब यहाँ पे हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, तो ये खिलजी वंश का शासक था। और इसका असली नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी का असली नाम क्या था? तो इनका असली नाम था अली गुरसप। ठीक है, अली गुरसप इनका असली नाम था। और इन्होंने 1296 से 1326 तक शासन किया। ठीक है, शासन किया इन्होंने 1296 से 1326 तक इन्होंने शासन किया। और यह दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाले पहले सुल्तान थे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ये दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सुल्तान था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी को सरहिंद की उपाधि धारण की। ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने सरहिंद की उपाधि धारण की थी। ठीक है, और इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने चेहरा और दाग प्रणाली अपनाई। ठीक है ना, चेहरा और दाग प्रणाली अपनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, फिर अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन सी इमारतें बनवाई थी? तो अलाउद्दीन ने बनवाई थी सिरी का किला, अलाई दरवाज़ा, हौज खास, ये मीनारें बनवाई थी। ठीक है ना, इमारतें इन्होंने बनवाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर हम बात करें यहाँ पे रजिया सुल्तान की, तो ये कौन थी? तो रजिया सुल्तान ये इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है ना, इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। ठीक है ना, रजिया सुल्तान ये इल्तुतमिश की बेटी थी। और ये है भारत की पहली महिला शासक थी। ठीक है ना, ये भारत की पहली महिला शासक थी जिन्होंने 1236 से 1240 तक शासन किया। ठीक है, रजिया सुल्तान ने 1236 से 1240 तक शासन किया दिल्ली में। ठीक है, हम बात करें यहाँ पे महमूद इल्तुतमिश, तो इनका पूरा नाम क्या था इल्तुतमिश का? तो इनका पूरा नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश का पूरा नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। और इन्हें गुलामों का गुलाम, ठीक है, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता था। और इल्तुतमिश ही गुलाम वंश के असली संस्थापक थे। ठीक है, इल्तुतमिश गुलाम वंश का असली संस्थापक था। ठीक है, फिर बात करें इल्तुतमिश की, तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। ठीक है ना, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था किसने? इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश यह कुतुबुद्दीन ऐबक का, ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। ठीक है ना, इल्तुतमिश ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। ठीक है,
फिर बात करें तो इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली अपनाई, ठीक है ना, एकता प्रणाली अपनाई, ठीक है, एकता प्रणाली अपनाई। फिर इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल, चांदी का टंका और तांबे का जीतल 2 सिक्के चलवाए, ठीक है ना, 2 सिक्के चलवाए थे, ठीक है ना, इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो ये थी इस सब के बारे में इंफॉर्मेशन, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? तो हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी ये कौन सी है? तो ये है कंचनजंगा, ठीक है ना, कंचनजंगा यह हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। हिमालय की बात हो रही है यहाँ पे, दूसरी सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा है और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो कि है सिक्किम में, ठीक है ना। कहाँ पर है? यह सिक्किम में है और यह कितनी मीटर है? तो यह 8,586 मीटर, ठीक है ना, 8,586 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है ना, कंचनजंगा की। और यह दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, ठीक ना, दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। फिर बात करें हम यहाँ पे K2 की, तो K2 को गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, नाम से जाना जाता है, ठीक है। K2 को गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है और यह दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, K2। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर, ठीक है, 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है और यह काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है, ठीक है। फिर हम बात करें यहाँ माउंट एवरेस्ट की, तो माउंट एवरेस्ट यह भारत का, दुनिया का, ठीक है, माउंट एवरेस्ट यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, ठीक है, 8,849 हो गई, 1 मीटर अब बढ़ गई है, तो 8,849 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। तो ये भी कहाँ पर है? नेपाल में, ठीक है ना, नेपाल में। फिर बात करें यहाँ पे हम धौलागिरी की, तो धौलागिरी ये कहाँ पर है? यह नेपाल में है और यह दुनिया की 7वीं सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना, 7वीं सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 8,167 मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य जोर भारत में कृषि की स्थिति में सुधार करना था। इसकी शुरुआत डैश वर्ष में हुई थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो ये हुई थी 1951 में, ठीक है ना, 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी और ये 1951 से 1956 तक चली, ठीक है ना, 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली। फिर बात करें हम पंचवर्षीय योजना को कहाँ से लिया गया है, ठीक है ना, कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया है सोवियत संघ, ठीक है, सोवियत संघ यानी रूस से इसे लिया गया है, ठीक है ना, पंचवर्षीय योजना को। चलिए नेक्स्ट है, भारत में धूसर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारत में धूसर क्रांति यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है उर्वरक उत्पादन से, ठीक है ना, उर्वरक उत्पादन से धूसर क्रांति संबंधित है। फिर बात करें सरसों उत्पादन,
तो यह पीली क्रांति से संबंधित है, ठीक है ना, पीली क्रांति से यह संबंधित है और ये 1886 से 1887 में शुरुआत हुई थी इसकी, ठीक है। और इसके जनक कौन थे पीली क्रांति के? तो इसके जनक थे सैम त्रिपोदा, ठीक ना, सैम त्रिपोदा ये पीली क्रांति के जनक थे। फिर बात करें कोयला उत्पादन और कच्चे तेल का उत्पादन, यह किस क्रांति संबंधित है? तो यह काली क्रांति से संबंधित है, ठीक है, काली क्रांति से यह संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियाँ किस वर्ष ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित की गईं? तो ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियाँ किस वर्ष ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित की गईं? तो ये की गई थी 1858 में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1858 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारत के वायसराय का नाम बताइए जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विवादास्पद एल्बर्ट बिल से थे। तो भारत के वायसराय का नाम क्या है जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विवादास्पद एल्बर्ट बिल से थे? तो ये कौन थे? ये थे लॉर्ड रिपन, ठीक है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन है लॉर्ड रिपन। ये भारत के वायसराय कब से कब तक थे? तो ये थे 1880 से 1884 तक, ठीक है। ये भारत के वायसराय रहे और इन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, ठीक है ना। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है और इन्होंने हंटर कमीशन की स्थापना की, ठीक है, हंटर कमीशन की स्थापना की इन्होंने। लॉर्ड रिपन के टाइम पर ही पहली पूर्ण जनगणना हुई, ठीक है ना, पहली पूर्ण जनगणना लॉर्ड रिपन के टाइम पर ही हुई थी, ठीक है। और इन्हें भारत का लोकप्रिय वायसराय माना जाता है, ठीक है ना, भारत का लोकप्रिय वायसराय माना जाता है या कहा जाता है, ठीक है, लॉर्ड रिपन को। और इन्होंने ही प्रथम कारखाना अधिनियम चालू किया था, ठीक है ना, प्रथम कारखाना अधिनियम, ठीक है। फिर बात करें लॉर्ड मेयो की, तो इनके टाइम पर पहली जनगणना शुरू हुई थी, ठीक है ना, पहली जनगणना इन्हीं के टाइम पर शुरू हुई थी, ठीक है, लॉर्ड मेयो के टाइम पर पहली जनगणना शुरू हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे? तो कौन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे कभी भी? तो ये है डॉक्टर मनमोहन सिंह। राइट आंसर ऑप्शन ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे कभी भी, ठीक है ना। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ये कौन थे? तो ये भारत के प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना, भारत के प्रधानमंत्री थे 2004 से 2013 तक, ठीक है, 2004 से 2013 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। चलिए नेक्स्ट है, कर्नाटक में मैसूर पैलेस निम्नलिखित में से किस वंश का आधिकारिक निवास था? तो कर्नाटक में मैसूर पैलेस ये किस वंश का आधिकारिक निवास था? तो ये था वाडियार राजवंश का, ठीक है ना, वाडियार राजवंश का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, तीसरा मैसूर युद्ध के बीच लड़ा गया। तो तीसरा मैसूर युद्ध ये कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1790 से 92 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1790 से 1792 में। तीसरा मैसूर युद्ध यह किसके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था टीपू सुल्तान वर्सेस बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच, ठीक है ना, ठीक है। ये टीपू सुल्तान और बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच लड़ा गया था, ठीक है। तो फिर बात करें हम यहाँ पर पहला मैसूर युद्ध ये कब हुआ था?
पहला मैसूर युद्ध यह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1767 से 1769 के बीच हुआ था। ठीक है। फिर दूसरा मैसूर युद्ध यह किसके बीच हुआ, मतलब कब हुआ था? तो ये हुआ था 1780 से 82 या 84 की। ठीक है ना, 1780 से 1784 तक दूसरा मैसूर युद्ध हुआ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था? तो ये किया गया था अनुच्छेद 343 के द्वारा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 343 के तहत। चलिए नेक्स्ट है, कोलकाता में एक बड़ी संगमरमर की इमारत जिसे अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, जिसकी डिज़ाइन ताजमहल की प्रतिध्वनि है, डैश है। तो कोलकाता में जो संगमरमर की इमारत है जिसे अंग्रेज़ों द्वारा बनवाया गया था, जिसकी डिज़ाइन ताजमहल की प्रतिध्वनि है, तो ये कौन सी इमारत है? तो ये है विक्टोरिया मेमोरियल। ठीक है ना, विक्टोरिया मेमोरियल यह किसकी याद में बनाया गया था? ये बनाया गया था महारानी विक्टोरिया की याद में। ठीक है ना, महारानी विक्टोरिया की याद में विक्टोरिया मेमोरियल बनाया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन सा भारतीय राज्य जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, अब इनमें से देखते हैं कि कौन सा नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो बिहार ये नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश भी करता है, पश्चिम बंगाल भी करता है। झारखंड, ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, झारखंड यह नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है ना, नेपाल के साथ 5 राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है ना, 5 राज्य, जिनमें से 3 ये हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड, सिक्किम। ठीक है, ये 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायत राज संस्था की स्थापना की गई थी? तो किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायत राज संस्था की स्थापना की गई थी? तो ये हुई थी राजस्थान में। ठीक है ना, राजस्थान में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान में। और किसने की थी? तो ये की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? तो ये किया गया है 22 भाषाओं को। ठीक है ना, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। अगर भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी है। ठीक है ना, 14 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं इसमें। तो ये 14 भाषाएं कौन कौन सी हैं? असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये 14 भाषाएं हैं जो संवैधानिक तौर पे मान्यता दी गई हैं। ठीक है ना, फिर बात करें 1967 में संविधान का 21वां संशोधन हुआ, जिसमें सिंधी भाषा जुड़ी। फिर 1992 में संविधान का 71वां संशोधन हुआ, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को जोड़ा गया। फिर 2003 में संविधान का 92वां संशोधन हुआ, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया। कुल मिलाकर ये 22 भाषाएं हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है मुंबई में। ठीक है ना। नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला? तो रविंद्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए साहित्य का
एक मिनट, हाँ, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, तो ये मिला था गीतांजलि पुस्तक को, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गीतांजलि पुस्तक को के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। रविंद्रनाथ टैगोर ये भारत के पहले एशियाई व्यक्ति थे, पहले एशियाई व्यक्ति गैर यूरोपीय, ठीक है, ये भारत के पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति थे जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। तो कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। तो यह है चीनी भाषा, ये संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। तो अब बात करें 6 आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी हैं। तो एक तो ये हो गई चीनी, फिर उसके बाद है फ्रेंच, रूसी, अंग्रेज़ी, अरबी, फारसी, स्पेनिश, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है ना। फारसी नहीं है, स्पेनिश है, ठीक है ना। कौन सी, फ्रेंच, रूसी, अंग्रेज, अरबी और स्पेनिश और चीनी, ये संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का एक हिस्सा था। तो कौन सा प्रावधान भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का एक हिस्सा था। तो ये है भारत 2 भागों में बट जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, भारत 2 भागों में बट जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मनुष्यों में विलय नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जी उत्पाद वृक्क में डैश द्वारा निष्कासित किए जाते हैं। तो मनुष्य में विलय नाइट्रोजन यौगिकों को रूप से उत्सर्जित उत्पाद वृक्क में डैश द्वारा निष्कासित किए जाते हैं। तो ये निष्कासित किए जाते हैं नेफ्रॉन द्वारा, ठीक है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, नेफ्रॉन। चलिए नेक्स्ट है, जमीन में पानी के रिसने की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है। तो जमीन में पानी के रिसने की प्रक्रिया को किसके रूप में जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है अंतःयशंदन, ठीक है ना, अंतःयशंदन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे। तो ये थे ट्रिगविली, ठीक है ना, ट्रिगविली, ये संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव थे। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक वर्ष 1955 में राष्ट्रीयकरण के बाद भारतीय स्टेट बैंक बन गया और इसकी दुनिया में सबसे अधिक शाखाएं हैं। तो कौन सा बैंक है जो वर्ष 1955 में राष्ट्रीयकरण के बाद भारतीय स्टेट बैंक बन गया और इसकी दुनिया में सबसे अधिक शाखाएं हैं। तो ये है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ये कौन सी है। तो ये है यकृत, ठीक है ना, यकृत ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 मूल आवश्यकताओं में शामिल है। तो 4 मूल आवश्यकताएं ये कौन कौन सी हैं। तो ये है पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये है 4 प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यकताओं में शामिल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ये है जावा। जावा यह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यह एक प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक है ना, प्रोग्रामिंग भाषा है ये, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का MCQ। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।